स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने डिस्कस किया ऑक्साइड्स को थॉरली, बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्साइड्स को। स्टूडेंट्स आपके पास आप याद रखेंगे कि आपके पास ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के लिए जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं उनके लिए भी स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्युबिलिटी को लेके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उनकी बेसिसिटी को लेके प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोक्साइड्स किस तरह की जनरेट हो रही होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है रुबीडियम। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है सीसियम। बिल्कुल इस तरह चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम इसको लिख लेते हैं। ब्रिलियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है स्टूडेंट्स आपके पास, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बेरियम। ये स्टूडेंट्स आपके पास रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड हो गई ग्रुप ए की और ग्रुप 2A की मेटल्स की, यानी कि अल्केलाई और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, साइज भी इंक्रीज होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास सॉल्युबिलिटी अल्केलाई मेटल्स की स्टूडेंट्स जितने भी हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं वो आपके पास वाटर सोल्यूबल होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि आपके पास जितनी भी अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि उनकी सॉल्युबिलिटी आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम की सॉल्युबल नहीं होगी, मैग्नीशियम की नहीं होगी, देन स्टूडेंट्स आपके पास स्लाइटली सॉल्युबल एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास कंप्लीटली सॉल्युबल होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो आपके पास अल्केलाई मेटल्स हैं इनके आपके पास जो हाइड्रो ऑक्साइड हैं स्टूडेंट्स ये आपके पास सॉलिड होंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी एक करेक्टरिस्टिक इनकी लेटेस्ट एनर्जीज होंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इनकी जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होंगी। हाइग्रोस्कोपिक होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपके पास हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ये इनकी पास ये एबिलिटी होती है दैट दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड और स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी हाइड्रोक्साइड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रही है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि ये स्टेबल नहीं होते, यानी कि स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होके अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स जनरेट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम है तो लिथियम अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स और आपके पास साथ में जनरेट कर रही होती है आपके पास वाटर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बाय प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही होती है। बिल्कुल स्टूडेंट्स इस तरह आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, साथ में आपके पास जनरेट कर रही होगी वाटर। तो स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से बाय प्रोडक्ट्स जनरेट हो रही होती हैं। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपके पास अल्केलाई मेटल्स के अंदर लिथियम, जबकि स्टूडेंट्स आप बात करते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, आपके पास जितनी भी हाइड्रोक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास स्टेबल नहीं होती, उनको आप हीट करते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस कर लिया, हमने थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब स्टूडेंट्स आपके पास लाइम का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स वो आपके पास लाइम वाटर कहलाता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स इनको आप क्यों यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स लाइम वाटर को आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसके स्टूडेंट्स जिप्सम के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। आगे भी स्टूडेंट्स इसकी और एप्लीकेशंस जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टोमक, यानी कि इसको आप मुख्तलिफ मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं जिनको स्टूडेंट्स आपकी एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कार्बोनेट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखेंगे कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनेट को तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जितने भी कार्बोनेट्स हैं स्टूडेंट्स उसमें आपके पास जो लिथियम कार्बोनेट है ग्रुप 1A के मेटल्स के अंदर Li2CO3 स्टूडेंट्स आपके पास ये अनस्टेबल होता है और अपॉन हीटिंग ये डिकम्पोज हो जाता है रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास लिथियम कार्बोनेट एक तो डिकम्पोज होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितने भी अल्कलीन अर्थ मेटल्स के आपके पास कार्बोनेट्स हैं वो आपके पास अपॉन हीटिंग डिकम्पोज कर जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जितने भी अल्केलाई मेटल्स हैं यानी कि ग्रुप 1A मेटल्स हैं स्टूडेंट्स उनके जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल भी हैं
वो सॉल्यूबल भी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बोनेट्स आते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स के, यानी कि ग्रुप 2A मेटल्स के, अल्कलीन अर्थ मेटल्स के, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इनका जो ईज ऑफ डिकम्पोजिशन है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता चला जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स इनकी जो स्टेबिलिटी है इनके कार्बोनेट्स की वो डाउन द ग्रुप ज़्यादा होती चली जा रही है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम कार्बोनेट है, देन स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है, देन स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, देन स्टूडेंट्स आप बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट है, देन स्टूडेंट्स आपके पास बेरियम कार्बोनेट है। स्टूडेंट्स इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो विद द इंक्रीज इन देयर साइज, यानी कि इनके कैटायन के साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स दूसरा मेरा कहने का मतलब था कि ईज ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, यानी कि ये दोनों प्रोसेसेस आपस में कॉन्ट्रेरी हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास ईज ऑफ डिकम्पोजिशन या स्टेबिलिटी का ज़्यादा होना, ईज ऑफ डिकम्पोजिशन का कम होना या स्टेबिलिटी का ज़्यादा बढ़ना डाउन द ग्रुप, वो इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास स्टूडेंट जो कार्बोनेट होता है इस आयन का साइज काफ़ी बड़ा होता है। जब स्टूडेंट्स इस आयन का साइज बड़ा होता है, जब इसके कंपैरिजन में जो आने वाला या जो इसके साथ जो भी आयन आपके पास पॉजिटिव आयन होता है, जब उसका साइन भी स्टूडेंट्स आपके पास उसका साइज भी फेयरली इंक्रीज कर जाता है, तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान इतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस इनफ होती हैं कि ये एक दूसरे को मेंटेन कर रहे होते हैं, यानी कि डिकम्पोज नहीं कर रहे होते, यानी कि स्टूडेंट्स ये डिकम्पोज आसानी से नहीं होते, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास स्टेबल कम्प्लेक्सेस बनते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ईज ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास बात हो रही है सॉल्युबिलिटी की। अब स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ सॉल्युबिलिटी की, तो स्टूडेंट्स जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस अमंग आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है, तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो कार्बोनेट्स होंगे अल्कलीन अर्थ मेटल्स के, इनकी सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, यानी कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या होते जाएंगे, इनसॉल्युबल होते जाएंगे जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स यही केस आपके पास है लिथियम कार्बोनेट यानी कि ग्रुप 1A अल्किलाई मेटल्स की केस में। उसके केस में स्टूडेंट्स ये हो रहा होता है आपके पास कि आपके पास लिथियम ऑक्साइड है वो अपॉन हीटिंग इजीली डिकम्पोज हो रहा होता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उनके अंदर जो ईज ऑफ डिकम्पोजिशन होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स आप क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो अपॉन हीटिंग आपके पास डिकम्पोज नहीं करते। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको कार्बोनेट्स के डिफरेंसेस और कंपैरिजन अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रेट्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।